नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, अच्छी फसल और अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी किस्म के बीजों की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार हमारे किसान भाई जो होते हैं वो ख़राब बीज या नकली बीजों की समस्या का शिकार होते हैं और इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छी किस्म के बीजों का चयन कैसे किया जाए, या फिर अगर स्वयं का बीज तैयार करना है तो हमारे किसान भाई किन तकनीकों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा किसान भाई, आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप बीज उत्पादन का व्यवसाय करके कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. दीक्षित साहब। आप प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास के। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जो आज का हमारा विषय है गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन, तो देखते हम कई बार समस्याएं आती हैं, किसान भाई शिकायत भी करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब कि कितने तरह के बीज होते हैं और ये जो बीज है उससे आशय क्या है? निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है खेती के लिए, क्योंकि बीज ही जो है हमारी ज़मीन के गर्भ में छिपा रहता है। जो हम डालते हैं उसमें से हमारे पौधे बनते हैं और उसी के ऊपर हमारी सभी उत्पादन की जो लक्ष्य है वो निर्भर करता है। तो यदि हम गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खेती सशक्त होती है। जहाँ तक गुणवत्ता युक्त बीज के प्रकार की बात है, निश्चित रूप से एक इसका जो हम जिसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक केंद्रक बीज, जो कि प्रजनक के द्वारा ये अनुसंधान जो हमारे सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय के केंद्रों पर पौध प्रजनक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। और दूसरी जो श्रेणी के अंतर्गत आता है प्रजनक बीज होता है। और प्रजनक बीज जो है केंद्रक बीज से अगली कड़ी में होता है, जो हमारे जितनी भी बीज के अनुशंसित सेंटर हैं, जो हमारे आपके गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं, जैसे जो हमारे शासन के प्रक्षेत्र हैं, साथ ही साथ अन्य जो हमारे रिकमेंडेड जो अनुमोदित संस्थान है, वहाँ पर प्रजनक बीज का जो है तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के सेंटर में हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस से प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। और दूसरी कड़ी में जो मुख्य रूप से किसानों के पास बीज जाता है, आधार बीज जाता है और प्रमाणित बीज जाता है। प्रजनक बीज से जो अगली कड़ी है वो आधार बीज के अंतर्गत आता है, जो कि सीड्स बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है, जिसपे कि सफेद टैग लगा होता है। और प्रमाणित बीज पे जो है ब्लू कलर का टैग लगा रहता है, जो आधार से प्रमाणित बीज बनता है। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में मुख्य रूप से जो हमारा बीज की ये हमारा कैटेगरी है, श्रेणी है, जो कि पैदा किया जाता है। 2 हमारा जो है विश्वविद्यालय के स्तर से पैदा होता है, 2 जो हमारे बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बीज उत्पादन के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? निश्चित रूप से यदि हम बीज उत्पादन करने जा रहे हैं तो हमें जो बीज उत्पादन के प्रथम कड़ी में कि हम गुणवत्ता युक्त किसी जो है अनुशंसित जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं वहां से प्रथम चरण में बीज को प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद ही उसके जो है हमारे जो बीज प्रमाणीकरण के नॉर्म्स हैं, जो उसके जो नियम हैं, उसके तहत उसका अवलोकन कराया जा करके और उसको हम अपने खेतों में जो जहाँ पे हम उसका कार्यक्रम ले रहे हैं वहाँ पर बुआई कराएं। और उसके बाद उसका प्रमाणीकरण संस्था में 20 दिन के अंदर पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा बीज उत्पादन की सेकंड कड़ी में जब हम बीज को
खेत में बो देते हैं, तो उसके बाद 2-3 जो हमारा समय होता है, उस समय हमें अपने खेत का सतत निगरानी रखना होता है। एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, जो हमारा उसका पौधे की जो मुख्य रूप से बढ़ने की समय, बढ़वार की वृद्धि और बढ़वार के समय देखते हैं, फूल के समय देखते हैं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि हम जब हमारा मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है उस समय देखते हैं। चौथा जो है, हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इस प्रकार से 4 चरणों में सतत उसकी निगरानी रखें, और किसी भी प्रकार का यदि अवांछनीय उसमें पौधा दिखाई देता है तो उसको तुरंत, उसको रोगिंग की प्रक्रिया कहते हैं, उसको जो है अलग कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें जो पृथक्करण दूरी है वो प्रत्येक जो हमारी क्रॉप है उसके अनुसार उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम गेहूं की बात करें तो उसमें जो है आपका 3 मीटर एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी की जो है दूरी रखनी चाहिए। और इसी प्रकार से यदि हम चने की बात करें तो यदि हम आधार बीज पैदा कर रहे हैं तो उसमें 20 मीटर की दूरी रखी जाती है। यदि प्रमाणित पैदा कर रहे हैं तो 10 मीटर की दूरी रखी जाती है। इस प्रकार से सोयाबीन पैदा कर रहे हैं तो 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। तो प्रत्येक जो हमारे फसल हैं उनसे, उनके अनुसार पृथक्करण दूरी रखी जाती है। इसका मूल ध्येय कि जो हमारा पॉलिनेशन की क्रिया है वो किसी प्रकार से जो है प्रभावित नहीं हो, मिश्रण नहीं हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब जिसे लागत की बात आती है, किसान भाई जब बीज खरीदने जाते हैं बाजार में तो उनकी लागत बढ़ जाती। क्या तरीके होते हैं जिनसे किसान भाई बीज उत्पादन करें ताकि उनकी जो कृषि लागत है वो कुछ कम हो जाए? निश्चित रूप से यदि किसान स्वयं का बीज उत्पादित करेगा तो जो उसकी लागत मूल्य को काफी हद तक कम कर सकता है। क्योंकि कोई भी बीज पैदा होता है खेतों में ही पैदा होता है। जैसे प्रमाणित बीज की हम बात करें या आधार बीज की बात करें तो बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से जो हमारे पंजीकृत संस्थाएं हैं वो कृषकों के खेतों पे जो है बीज का उत्पादन करती हैं। और यदि किसान स्वयं के द्वारा आगे आकर के बीज को उत्पादित करता है, कहीं जो अनुशंसित जो हमारा अनुसंधान संस्थान है वहां से बीज प्राप्त करता है और जितनी अपनी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप यदि अपना बीज का स्वयं के द्वारा उत्पादन करता है तो लागत मूल्य को कम कर सकता है। क्योंकि यदि हम कहीं संस्थाएं से लेते हैं तो उसमें विविध प्रकार के जो हमारे खर्चे जुड़े रहते हैं, और यदि किसान स्वयं के द्वारा पैदा करता है तो निश्चित रूप से जो किसान पैदा करता है वो आपका 2000-2500 रुपए के आसपास उसका बीज की कास्ट पड़ेगी। यदि वही खरीदने जाएगा तो उसको 4 से 5000 रुपए का, गेहूं की बात कर रहे हैं तो उसको कास्ट पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपने लागत मूल्य को भी कम कर सकता है यदि स्वयं के द्वारा जो है बीज उत्पादित करता है उसको। और जो यदि वो मान लें कि उसको 10 कुंटल की आवश्यकता है तो 10 कुंटल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो खेत को चिन्हित कर ले और पृथक्करण दूरी की, जैसे गेहूं की बात करें तो 3 मीटर दूरी का उसका पृथक्करण दूरी रखे और उसके आसपास कोई प्रजातियां न बोए चारों तरफ से 3 मीटर की दूरी पे। और 10 कुंटल पैदा करने के लिए जो है 1 बीघा क्षेत्र पर्याप्त होता है। और उसमें यदि वो प्रजनक बीज लेकर के या कहीं से आधार बीज लेकर के उसको बुआई करता है और तो निश्चित रूप से वो अच्छा बीज प्राप्त कर सकता है और कम खर्चे में अपने लागत मूल्य को भी कम कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि भाई आप अपनी लागत तो कम कर ही सकते हैं, लेकिन इससे आप मुनाफा और कैसे कमा सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों का फिर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन की। हमारे साथ डॉक्टर A.K. दीक्षित हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि भाई ये कौन कौन सी तकनीकें या किस तरीके से सावधानी बरतते हुए किसान भाई बीज उत्पादन करें, लेकिन क्या कुछ और तकनीकें भी हैं या और क्या प्रक्रिया रहती है बीजोपचार की, या कैसे बीजों को सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में थोड़ा और विस्तार से हमारे किसान भाइयों को जब किसान भाई गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन पे जाता है तो निश्चित रूप से जो उत्पादन के विविध तकनीक है उनका अनुपालन करना बहुत जरूरी होता है। कि पहले चरण में खेत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। खेत की तैयारी होने के बाद जो अनुशंसित जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं वहां से बीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने के बाद फिर जो अगली कड़ी में जो बीज उपचार है उसको बीज उपचारित करके, जैसे गेहूं की बात करें तो थायरम प्लस कार्बोक्सिल से 2 ग्राम 2.5 ग्राम से 3 ग्राम से उसको उपचारित करें। और यदि आपका चना का बीज उत्पादित करने जा रहा है तो उसको जो है ट्राइकोडर्मा विडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के मान से उपचारित कर सकता है, या थायरोम प्लस कार्बोक्सिल 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के मान से उपचारित कर सकता है। उपचारित करने के बाद जो अगली कड़ी में आता है कि हमें अनुशंसित बीज मात्रा का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो कई क्षेत्रों में, जैसे गेहूं की हम बात करें तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो अनुशंसित मात्रा है बीज दर का, लेकिन हम उदाहरण के तौर पे स्पष्ट रूप से नाम के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि खातेगांव एरिया जो हमारा देवास का क्षेत्र है वहां पे 2 कुंटल से लेकर के 2.5 कुंटल तक ले किसान प्रति हेक्टेयर तक बीज का उपयोग कर रहे हैं। जो कि अपने पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी आय, जो हमारा देश की, जो हमारा एक दूसरे की जगह वो बीज को उपयोग किया जा सकता है उसका अपव्यय भी किया जा रहा है। लेकिन इस महत्वपूर्ण कड़ी पे यहाँ पर ये आ रहे हैं कि यदि हम ज्यादा बीज डालेंगे तो उसमें हमारा जो बीज उत्पादन की प्रक्रिया है, उसके जो पौधे हैं उसकी वृद्धि और बढ़वार अच्छी नहीं होगी, उसमें टिलरिंग अच्छे नहीं आएंगे, और टिलरिंग अच्छी नहीं आएगी तो निश्चित रूप से जो दाने की साइज और आकार आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो हमें अनुशंसित बीज मात्रा का उपयोग करना चाहिए। चने में 75 से 80 किलोग्राम बीज मात्रा का उपयोग करना चाहिए, और लहसुन में 5 से 6 कुंटल जो है आपका प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार से सोयाबीन में जो है आपका 70 से लेकर के 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। आप इसके साथ ही साथ जो अनुशंसित खाद की मात्रा है उसका उपयोग करें किसान भाई, और खरपतवार सही समय पे उसका जो है निस्तारण करें, इंटरकल्चर ऑपरेशंस करें। इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी आती है कि हमें प्लांट प्रोटेक्शन मेजर पे भी ध्यान रखना है कि जो पौध संरक्षण की किसी प्रकार से हमारा बीज जो है रोगी नहीं होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का कीट का इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कटाई के बाद की जो प्रक्रिया है गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है कि हमें कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार से मिश्रण न हो, और साथ ही साथ उसको थ्रेसिंग के लिए जो है साफ खलिहान पर थ्रेसिंग कार्य करें, थ्रेसर की साफ सफाई करें, और लो आरपीएम पे जो है जो अनुशंसित आरपीएम की जो थ्रेसर पे उसका चालन करें। तो निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन कर सकते हैं, और उसको निर्धारित जो हमारा मास्टर कंटेंट है, जैसे अपने गेहूं में 12% और चने में 9% है, इसी प्रकार से सोयाबीन में 9% है, 9 से 10% है। तो ऐसे जो हमारी मास्टर परसेंटेज पे उसको स्टोरेज करना चाहिए, और स्टोरेज के समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से हमारा कीट से
हमारा बीज प्रभावित न हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर बीज आपका खराब हो गया किसान भाइयों, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको फसल उत्पादन कम मिलेगा, आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि बीज प्रमाणीकरण ये एक अहम शब्द होता है, इसमें कौन कौन से बिंदु किसान भाई ध्यान रखें? इसमें निश्चित रूप से जो हमारे बीज प्रमाणीकरण के कुछ निर्धारित नॉर्म्स हैं, जैसे कि पृथक्करण दूरी की हम बात कर रहे थे, प्रत्येक फसलों के लिए एक निर्धारित दूरी रखी गई है कि कम से कम जो है उतनी दूरी पर कोई दूसरी प्रजाति का जो है पौधा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें मिश्रण के चांसेस, जैसे अरहर में 400 मीटर यदि आधार बीज पैदा कर रहे हैं तो 400 मीटर तक जो है कोई आपका दूसरा प्रजाति नहीं होना चाहिए। यदि आप प्याज में जाते हैं तो प्याज में यही आइसोलेशन डिस्टेंस जो है 1000 मीटर तक होता है। और अब यदि हम सर्टिफाइड बीज पैदा कर रहे हैं तो अरहर में 200 मीटर है और आपका जो प्याज में 500 मीटर तक है। इसी प्रकार से गेहूं में जैसा कि हमने पहले बताया 3 मीटर के जो है पृथक्करण दूरी है, आधार और सर्टिफाइड दोनों में है। चने में जो है आपका 20 मीटर है और 10 मीटर। और जो दूसरी कड़ी में है कि रोगिंग जो है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों की, यदि किसी भी प्रकार का कोई दूसरा पौधा दिखाई देता है तो हमें वृद्धि और बढ़वार के समय ध्यान रखना चाहिए और उसको अलग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से फूल के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे प्रकार का पौधा या दूसरे फूल के रंग का पौधा दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसको अलग कर दें। और जब मैच्योरिटी स्टेज पे आता है तो निश्चित रूप से फलियों के आधार पर ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है, यदि कोई दूसरी प्रजाति होती है तो उसको हम अलग कर देते हैं। इसको रोगिंग की प्रक्रिया कहते हैं। और जो बीज प्रमाणीकरण के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार जो बीज प्रमाणीकरण इंस्पेक्टर्स होता है वो 3 से 4 जो फसल के अनुसार जो है 2 से 4 समय पे उसका खेत का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद निर्धारित जो उसके मापदंड है उसका अनुपालन कराने के लिए कृषक को अवगत कराता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बस अब चलते चलते ये बताइए कि हमारे किसान भाई बीज उत्पादन से कैसे मुनाफा और ज़्यादा कमा सकते हैं, फिर अपनी आर्थिक स्थिति और कैसे मजबूत कर सकते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम बीज उत्पादन को हमारे किसान भाई यदि व्यवसाय के रूप में उसको लेते हैं तो निश्चित रूप से काफी मुनाफा उसको कमा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि कई प्रकार के जो हमारे बीज उत्पादक सोसाइटीज हैं, समितियां हैं, वो बीज का उत्पादन कर रही हैं। लेकिन अभी भारत सरकार के द्वारा जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संस्था गठन करने का निर्णय लिया गया है। और ये एक बहुत ये अहम फैसला है जिसमें यदि 350 मेंबर्स होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। यदि 350 मेंबर्स उसमें सदस्य हैं और बीज उत्पादन एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यवसाय होगा। और जो इसमें रूरल यूथ हैं, जो हमारा ग्रामीण युवा हैं, उसमें अपने आमदनी भी कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो विपणन व्यवस्था करके अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज जो भी हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही साथ उससे अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि डॉक्टर साहब ने आज जो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई है वो आपके बेहद काम आएंगी और आप स्वयं का बीज उत्पादन न केवल करेंगे बल्कि उसे व्यवसाय का रूप भी देंगे ताकि आप दोहरा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। किसानों के हित के लिए बने हैं कानून, खेती को लाभकारी बनाएंगे। फसल बीमा के लंबित भुगतान तुरंत कराएं। एकल पहिया निदाई यंत्र, सरसों का उत्पादन बढ़ाएं। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के हित के लिए बने हैं कानून। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले अहम कदम साबित हो रहे हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत मध्य प्रदेश में किए गए एक फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिल गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में कृषि सुधार और किसानों के हित के संरक्षण के लिए बनाए गए ये कानून निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के अनुरूप भारत सरकार ने नए कृषि कानून बनाए हैं, जिनके माध्यम से सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। किसानों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए नए एक्ट में नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार किसान व व्यापारी के बीच व्यवहार से उत्पन्न कोई भी विवाद पहले सुलह बोर्ड के जरिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान द्वारा हल किया जाएगा। आपस में विवाद हल नहीं होने पर एसडीएम को भी आवेदन दिया जा सकता है, जो इसे निश्चित समय सीमा में निपटाएगा। खेती को लाभकारी बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर कहा कि विकास में जन सहभागिता और मॉनिटरिंग की व्यवस्था का नया ढांचा खड़ा किया जाएगा। खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभकारी बनाया जाएगा। किसानों को पीएम सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में हर साल कुल 10,000 रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देंगे। सड़कों के निर्माण के साथ ही अधोसंरचना संबंधी सभी कार्य और नर्मदा जल सहित पानी की एक एक बूंद का उपयोग करते हुए कृषि क्षेत्र को भी लाभकारी व्यवसाय बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। थर्मल पावर के साथ ही सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग होगा। ओंकारेश्वर जलाशय में सोलर पैनल बिछाएंगे। लघु जल संरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा, जहां पूर्व में 7 लाख हेक्टेयर से 31 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षेत्र बढ़ाया गया था, उसे 60 लाख तक पहुंचाया जाएगा। कृषि गारंटी ट्रस्ट के गठन के संबंध में टास्क फोर्स का गठन करने के साथ ही संभागीय मुख्यालयों पर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। मंडी नियमों में संशोधन कर प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा तथा एक जिला एक उत्पाद के तहत खेती क्षेत्र के करीब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना होगी। बाजार लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी बनाई जाएगी। फसल बीमा के लंबित भुगतान तुरंत कराएं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसल बीमा योजना के लंबित भुगतान तत्काल कराएं। शाजापुर कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर किसानों की शिकायतों का तुरंत निराकरण करने और लंबित भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करें। जिन मदों में राशि उपलब्ध नहीं है, उनमें अन्य मदों की राशि से पुनर्विनियोजन कर किसानों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना फेज 2 के प्रोजेक्ट उर्वरक की सैंपलिंग, उपलब्धता, लाइसेंस की नवीनीकरण, आउटसोर्स से मैन पावर की अनुमति और स्वीकृति, राष्ट्रीय बांस मिशन को वन विभाग से कृषि विभाग में अंतरित करने के संबंध में भी विचार किया गया। बैठक में सरसों के लिए विशेष प्रोग्राम संचालित करने, हरित कृषि परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मंडी अध्यादेश के तहत किसानों को लाभान्वित करने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। वहीं श्री पटेल ने गत दिनों रतलाम जिले के जावरा में नवीन फल फूल मंडी और सुखेड़ा में कृषि उप मंडी का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के किसान उन्नत और मेहनतकश हैं और निश्चित ही इन मंडियों के लोकार्पण से उन्हें लाभ मिलेगा। एकल पहिया निदाई यंत्र कई तरह की फसलों में काम आता है। 240 मिलीमीटर से अधिक अंतराल वाली कतारीय फसलों में निदाई तथा गुड़ाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला उपकरण है। इसमें पहिया, ढांचा, कांटे, हत्ता तथा वी ब्लेड आदि लगाए गए हैं। इस यंत्र को आगे पीछे धकेलकर खींचकर चलाया जाता है। इससे खरपतवार काटा तथा उखाड़ा जा सकता है। छोटी जोत में किसानों के बीच यह यंत्र काफी लोकप्रिय हुआ है। सरसों का बढ़ाए उत्पादन। सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को वैज्ञानिक द्वारा बताए गए तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले खेत से अतिरिक्त पौधे निकाल दें ताकि फसल को सही पोषक खुराक मिल सके। खरपतवार प्रत्येक फसल में चुनौती बनकर खेत में रहते हैं।
उनको निकालना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। कोई भी सिंचाई या उर्वरक देने के पहले ही खरपतवार बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर ही हटा दिए जाना चाहिए। सिंचित फसल को पहली सिंचाई बुआई के 30 दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिनों बाद की जाना चाहिए। यदि एक ही सिंचाई का साधन हो तो पुष्प अवस्था में सिंचाई करें। माहों का आक्रमण प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। 50 माहों प्रति पौध होने के तुरंत बाद मिथाइल डेमेट्रॉन 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करें। मित्र कीट की सक्रियता पर नजर रखने के बाद ही यह कार्य तथा संभव शाम के समय करें ताकि वर्गीकरण क्रिया में सक्रिय कीटों को हानि नहीं हो पाए। पत्तों पर धब्बा रोग के बचाव के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल से 2 दिन छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें आज कृषि दर्शन में इतना ही। चलते चलते आप हमारा पता नोट कीजिए और आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं या फिर कोई समस्या है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। तो अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।